MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंडर चैप्टर 11। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। जावास्क्रिप्ट के कुछ 4 मुख्य काम होते हैं जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से एक है फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे इस कोर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं। ये कोर्स बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है वो सब कुछ कवर करेगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP एंड MySQL। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के वीडियो लेक्चर्स इस चैनल पर रखे हुए हैं। बाकी भी वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो अभी ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ चल रही है, इससे पहले CSS और HTML की सीरीज़ भी हो चुकी है। तो आप अगर जावास्क्रिप्ट का बाकी के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल पर देख लें। अभी हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं उसमें फॉर्म वैलिडेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि फॉर्म होता क्या है। हम जब HTML में कोडिंग करते हैं तो हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म टैग बेसिकली क्या है, एक HTML एलिमेंट है जिसकी मदद से हम यूज़र से इंफॉर्मेशन इनपुट कराते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर में एक फोल्डर है G ड्राइव में। इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई। मैंने सिंपली राइट क्लिक किया, एक टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ फॉर्म एग्जाम्पल या फॉर्म डॉट HTML। तो ये सिंपल मैंने एक HTML फाइल बना ली है। अब इसके अलावा मैं एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी बना रहा हूँ जिसके कारण मैं फॉर्म वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर पाऊँगा। तो जावास्क्रिप्ट की सारी कोडिंग मैं इस फाइल में करूँगा, myscript.js। ठीक है, तो मैंने 2 फाइल्स बना ली हैं, form.html एंड myscript.js। दोनों ही फाइल को मेरे को ओपन करना है। मैं इसको नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोनों फाइल्स ओपन हो गई हैं। अब मैं form.html में कोडिंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा HTML टैग, HTML क्लोज। इसके अंदर मैंने लिखा हेड टैग और फिर लिखा मैंने बॉडी टैग। ओके, हेड टैग के अंदर मैंने लिखा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट के अंदर मैंने लिखा src सोर्स एट्रीब्यूट और इस पे जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम लिख रहा हूँ जिसमें अभी हम कोडिंग करेंगे, दैट इज myscript.js। इस तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को इस HTML फाइल के साथ एम्बेड कर लिया। अब बनाता हूँ मैं फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने लिखा फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग क्लोज। तो फॉर्म एक HTML में एलिमेंट है जिसको इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन ये फॉर्म सिर्फ कंटेनर एलिमेंट है, यानी ये खुद में कुछ विजिबल नहीं है। इसके अंदर मुझे इनपुट एलिमेंट्स बनाने होते हैं जो यूज़र से वेरियस टाइप का डेटा इनपुट लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इनपुट टैग का इस्तेमाल करूँगा। जैसे मैंने लिखा इनपुट, और ये हम HTML के वीडियो सीरीज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं कि फॉर्म क्या होता है। तो यदि आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप HTML का वीडियो देखिए जो इसी चैनल पर रखा हुआ है। तो इनपुट में हम एक टाइप एट्रीब्यूट लेते हैं जिसकी वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ में से एक मैं रख सकता हूँ। जैसे मैं रख रहा हूँ टेक्स्ट, मैं इसका कुछ नेम भी बना देता हूँ, जैसे यूज़र नेम। ओके, तो ये जब मैं फाइल को रन करूँगा आप देखेंगे, मैं इसको ओपन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम। तो देखिएगा आउटपुट किस तरीके से जनरेट होता है। गूगल क्रोम में मैंने इसको ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स आ गया है जहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम फॉर्म में कुछ इनपुट एलिमेंट्स बनाते हैं जिससे डेटा इनपुट करा सकें। अब मैं कुछ और भी इसमें बनाना चाहूँगा, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ एक ही इनपुट बॉक्स बना रहा हूँ। और एक और इनपुट टैग मैंने लिखा है जो कि जिसका टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी सबमिट। ये बेसिकली एक सबमिट बटन है। जैसे फॉर्म को जब आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से सबमिट करेंगे। ये सबमिट बटन है, यहाँ पे कुछ लिखेंगे और इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा सबमिट होगा।
अभी फॉर्म में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक ही इनपुट बॉक्स बनाया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैं इसके पहले अगर लिख दूं नेम, तो स्क्रीन पे भी मुझे नेम दिखाई देगा इस तरीके से। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर मुझे नेम लिखना है, तो मैंने लिखा सौरभ, ठीक है, सौरभ शुक्ला, और उसके बाद मैं सबमिट कर रहा हूँ। लेकिन सबमिट कर रहा हूँ तो ये जाएगा कहाँ? ये सेम पेज पे ही जा रहा है। एक्चुअल में इसे किसी पर्टिकुलर पेज पे मुझे भेजना होगा, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड होगा? तो आइए उस कॉन्सेप्ट को पहले हम समझते हैं। ये हमारे पास हमारा ब्राउज़र है, हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है ना। ओके, तो यहाँ देखिए कि जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कोई इंटरनेट पे कोई साइट ओपन करते हैं, उस साइट पे कोई फॉर्म रहता है। फॉर्म तब भी रहता है जब आप लॉगिन करते हैं, या आप कहीं रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं, या रेलवे रिजर्वेशन करा रहे होते हैं, तो आपको डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जाता है। तो डिटेल फिल्स करने के लिए आपके सामने एक फॉर्म स्क्रीन पे दिख रहा होता है। तो ये जो फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बेसिकली HTML में एक फॉर्म टैग से बना हुआ एलिमेंट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिविजुअली कई सारे एलिमेंट है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स है, फिर कॉम्बो बॉक्स है, या डेट वाला बॉक्स है, या कई तरह के चेक बॉक्स हैं, बटन्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो एक फॉर्म वेल डिज़ाइन फॉर्म होता है, जिसमें कि ये तय हो जाता है कि आप क्या क्या वैल्यूज़ इनपुट लेनी है। जितनी वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेनी है, उतने तरह के इनपुट एलिमेंट्स यहाँ पर बनाने होते हैं। और ये इनपुट एलिमेंट्स कई वैरायटी के होते हैं। कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है, कोई चेक बॉक्स होता है, कोई रेडियो बटन होती है, कोई सेलेक्ट बॉक्स होता है, यानी कई तरह के होते हैं। और वेरियस तरीके से यहाँ से यूज़र से डेटा इनपुट लिया जाता है। जैसे ही, अब इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा, जैसे ही यहाँ पर एक सबमिट बटन है, ठीक है, एक बटन है जिस पे कैप्शन कुछ भी लिखा हो सकता है, पर ये बटन क्या है? सबमिट बटन है। ये सबमिट बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा? तो नॉर्मली ये होता है सबमिट बटन के क्लिक होने पर कि सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाती है। अब आप जानते हैं जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है तो उस रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आप सर्वर से कह रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर रिसोर्स दे दो। पर्टिकुलर रिसोर्स दे दो मतलब मुझे पर्टिकुलर एक वेब पेज चाहिए, वो दे दो। तो यहाँ से हमारा ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है कि एक रिसोर्स मुझे चाहिए। कौन सा रिसोर्स? नॉर्मली जब हम अपने ब्राउज़र में URL लिखते हैं www.something.com, तो वो URL जो हम लिखते हैं वो एक पेज को इंडिकेट करता है, वो एक रिसोर्स को इंडिकेट करता है, और ब्राउज़र उस रिसोर्स की डिमांड सर्वर से करता है। तो वो रिक्वेस्ट बेसिकली एक रिसोर्स के लिए होती है। तो फॉर्म को भी सबमिट करते हैं तो भी उसी तरीके से रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन उसका URL तो हमने लिखा नहीं। तो URL लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो URL लिखेंगे कहाँ पर? तो वो URL लिखा जाएगा कहाँ पर? फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में। फॉर्म का एक्शन एट्रीब्यूट मतलब ये जो फॉर्म आप बना रहे हैं, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक्शन, जिसकी वैल्यू URL होगी उस पेज की जिसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। मतलब जब भी ये फॉर्म सबमिट किया जाएगा तो ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे एक पेज के लिए, एक रिसोर्स हमारे कंप्यूटर को चाहिए उसके लिए। तो वो नाम आपको लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो पेज आपको चाहिए, जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, तो registration.php, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है, पूरा URL आएगा, मतलब जैसे http://www.xyz.com/registration.php, ऐसा लंबा सा एक पूरा URL होगा। ये एक्शन एट्रीब्यूट में जो आपने URL लिखा है, फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ब्राउज़र इस पेज के लिए रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेगा। तो क्या हुआ? यहां से ब्राउज़र ने एक रिक्वेस्ट भेज दी है सर्वर पे, ठीक है। लेकिन फॉर्म के साथ स्पेशल बात यह है कि वो इस रिक्वेस्ट के साथ साथ वो डेटा भी भेज रहा है। गॉट इट? कौन सा डेटा? जो यूजर ने इस फॉर्म में फिल करा था, वो डेटा भी चला गया। तो सर्वर पे
उस डेटा को भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिस फाइल की रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो फाइल कौन सी है, नॉर्मली वो फाइल कौन सी होती है, तो वो फाइल देखिए registration.php है। तो registration.php फाइल कहाँ रखी है, सर्वर पे रखी है। सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, वेब सर्वर, जैसे कि अपाचे। तो ये रिक्वेस्ट किसको मिली, वेब सर्वर को। वेब सर्वर ने क्या किया, registration.php फाइल अपने कंप्यूटर में देखा कहाँ रखी हुई है, उसको निकाला, और निकालने के बाद क्योंकि वो .php फाइल है, एप्लीकेशन सर्वर से कहा कि उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि PHP का जो कोड होता है वो सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होता है। और एग्जीक्यूट करते वक्त एप्लीकेशन सर्वर को ये डेटा जो मिला है ब्राउज़र से वो भी हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो ये डेटा किसके पास चला जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर के पास। तो ये जो PHP का प्रोग्राम है, इसके अंदर जो कोडिंग हमने करी है, उस कोडिंग में हम इस डेटा को जो कि फॉर्म से मिला है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये PHP का प्रोग्राम जब चल जाएगा, इस डेटा का इस्तेमाल कर देगा, तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो किसको दे दिया जाएगा, वेब सर्वर को, और वेब सर्वर वो रिटर्न बैक कर देगा किसको, हमारे ब्राउज़र को, जिससे कि हमें इस पेज के सबमिशन पर जो आउटपुट जनरेट होना चाहिए वो दिखेगा। ओके, ये तो पूरी कहानी हो गई। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई फील्ड में डेटा मैंने फिल प्रॉपरली नहीं किया हो। जैसे मुझे फ़ोन नंबर फिल करना था लेकिन मैंने 10 डिजिट्स की जगह कम डिजिट्स एंटर करी हैं गलती से, या मैं कोई एक फील्ड थी जो ज़रूरी थी पर मैं लिखना ही भूल गया उसमें। ऐसा कुछ भी होता है और मैंने सबमिट कर दिया है, तो रिक्वेस्ट और डेटा दोनों जाएंगे सर्वर पे, वहाँ पे प्रोसेस होंगे तो पता चलेगा एक डेटा तो मिसिंग है, 2 डेटा तो मिसिंग है तो ये ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, तो ये एक एरर मैसेज यहाँ से सेंड करेगा। तो इसमें ये जो ट्रैफिक कंज्यूम हो रहा है, सर्वर का इतना कीमती समय वेस्ट हो रहा है, ये हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के द्वारा। यानी हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें, ब्राउज़र क्या करे, इस जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाए। कब, जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया, मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ब्राउज़र पहले जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाए, वो जावास्क्रिप्ट का कोड जो कि ये चेक करेगा कि जो डेटा इस फॉर्म के अंदर है वो सही है या नहीं है, जो भी पॉलिसीज आप बनाना चाहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये डेटा जो फिल है वो प्रॉपरली फिल है कि नहीं है। और अगर जावास्क्रिप्ट के कोड में सारी चेकिंग करने के बाद क्या हो सकता है, हमें 2 बातों में से कोई एक बात पे निष्कर्ष पे आना होगा। या तो ये फॉर्म ठीक तरीके से फिल किया गया है, इसे सर्वर पे डाटा को भेजना है, और या फिर ये फॉर्म अभी पूरी तरीके से फिल नहीं है, तो हम यूज़र को बोलें कि ये फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं है, आप इसको दोबारा फिल करके और फिर सबमिट करिए। तो जावास्क्रिप्ट को डिसाइड करना है, जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये फॉर्म सबमिट होने लायक है, यदि हाँ तो सबमिट होने देगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये जावास्क्रिप्ट एक तरह से एक फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, और जावास्क्रिप्ट का कोड क्योंकि क्लाइंट मशीन पे चलता है तो ये ट्रैफिक कंज्यूम ही नहीं होगा, सर्वर का टाइम खराब ही नहीं होगा अगर ये फॉर्म प्रॉपरली फिल्ड नहीं है। तो ये जावास्क्रिप्ट फॉर्म को वैलिडेट कर रहा है। अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखेंगे, तो हम सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे, और फॉर्म के सबमिट होने को हम एक इवेंट मानते हैं। हमने इवेंट हैंडलिंग इससे पहले पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में, तो हम कह रहे हैं कि फॉर्म के सबमिट होने को आप एक इवेंट मानिए, और जब ये इवेंट होता है तब जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन हमने बनाया वो चलना चाहिए। तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा, और वो परमिट करेगा तो ही डेटा सबमिट होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, वरना नहीं जाएगी। यही पेज दिखता रहेगा। तो अब ये कैसे करेंगे, कोडिंग के द्वारा, इसको भी देखें। तो मैंने यहाँ पर फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, वैसे एक और एट्रीब्यूट होता है मेथड, जिसकी वैल्यू गेट या पोस्ट होती है। अभी मैं लिख देता हूँ गेट, बाय डिफ़ॉल्ट भी गेट ही होती है। कुछ नहीं है, जो डेटा
जाएगा सर्वर पे, वो यूआरएल में अपेंड होकर जाएगा अगर मैंने गेट लिखा है तो। अभी देखिए मैंने सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम है और सबमिट बटन है। तो मैं अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ जो चेक करेगा। तो मुझे एक फंक्शन बनाना है। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जो तब चलना चाहिए जब फॉर्म सबमिट हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख लेता हूँ वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन, और इसकी कुछ कोडिंग कर दूंगा। ठीक, अब ये कोडिंग कब चलेगी, जब फॉर्म सबमिट होगा। पर ये फॉर्म सबमिट होने वाली इवेंट को मैंने हैंडल थोड़ी किया है, वो करना पड़ेगा। अभी तो फॉर्म सबमिट भी करूंगा तो वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्यों चलेगा, उसको कॉल तो किया ही नहीं है। तो कैसे कॉल करते हैं, जब फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो ऑन सबमिट नाम का एक इवेंट एट्रीब्यूट है जो कि मैंने फॉर्म टैग पे लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा, फंक्शन का नाम क्या है, वैलिडेट। वैलिडेट है, वैलिडेशन है, वैलिडेशन। ठीक है, तो ये वैलिडेशन नाम का फंक्शन मैं कर रहा हूं बाइंड इस इवेंट के साथ। तो जब भी मैं ये फॉर्म सबमिट करूंगा ये चलेगा। अब इसका प्रूफ देने के लिए मैं इसके अंदर एक अलर्ट फंक्शन लगा देता हूं और उसमें लिख देता हूं हेलो। अगर ये अलर्ट आता है, हेलो प्रिंट होता है, तो ये इस बात का सबूत होगा कि ये चला है। ठीक है, करके देखें टेस्ट। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक करा, देखिए हेलो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं, पहले क्या चल रहा है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चल रहा है, और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जैसे मैं ओके कर दूंगा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें अलर्ट हेलो के अलावा और कुछ लिखा नहीं है। और कहाँ चले जाएंगे हम, देखिए हम कौन से पेज पे चले गए, registration.php पेज पे चले गए। लेकिन ये पेज बनाया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से, इसलिए ये पेज मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ आपसे कि मैंने डेटा तो यहाँ फिल किया नहीं है, पर फिर भी ये सबमिट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं डेटा फिल करूँ तभी सबमिट हो। यही तो मुझे फॉर्म वैलिडेशन करना है। अभी वैलिडेशन मैंने किया नहीं है, लेकिन मैंने वो फंक्शन बना लिया है। अब समझिए कि मैं यहाँ ऐसा क्या लिखूँ कि ये फॉर्म सबमिट ना हो। अभी तो क्या हो रहा है कि ये फंक्शन चलता है, जो भी इसके अंदर कोडिंग है वो चल जाती है और उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से रिटर्न कराऊँ क्या, फॉल्स, तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बात समझ में आई? जब ये वैलिडेशन फंक्शन चलेगा और ये रिटर्न करेगा फॉल्स, तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। वैसे मेरी बात अभी गलत साबित होने वाली है। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए कि फॉर्म सबमिट ना हो, लेकिन फॉर्म सबमिट हो गया। अलर्ट हटा दिया था इसलिए अलर्ट नहीं दिख रहा है। फॉर्म क्यों सबमिट हो गया, जब मैं कह रहा हूं कि रिटर्न फॉल्स करते हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर भी आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, तब जाके उसका इफेक्ट आएगा। तो आपने क्या किया, आपने जहां पे इवेंट एट्रीब्यूट लिखा है ऑन सबमिट, उसकी वैल्यू के रूप में आपने उस फंक्शन का नाम लिखा है जो कॉल हो जाना चाहिए जैसे ही फॉर्म को सबमिट किया जाए। उस कॉल के पहले आपने रिटर्न कीवर्ड लिखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि वैलिडेशन फंक्शन का जो रिजल्ट है वो या तो होगा ट्रू या होगा फॉल्स। अगर वैलिडेशन फंक्शन का रिजल्ट रिटर्न होके फॉल्स आता है तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखें अब अभी मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूं, इसमें फॉल्स रिटर्न करवा रहा हूं, तो डेफिनेटली फॉर्म, देखिए अब मैं फॉर्म को सबमिट करने वाला हूं, ये रिफ्रेश करता हूं, फॉर्म को सबमिट कर रहा हूं, लेकिन ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। आप बटन के क्लिक होते हुए देख रहे होंगे, ये बटन क्लिक कर रहा हूं लेकिन ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप रिटर्न करा रहे हैं यहां से फॉल्स। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो फॉल्स रिटर्न कराएंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और फॉल्स का इफेक्ट तब आएगा जब आप यहाँ रिटर्न कीवर्ड भी लिखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर भूल जाते हैं, जिसके कारण हम परेशान होते हैं कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं ये कोडिंग अब देखिए बहुत सिंपल है। अब मैं कोडिंग करना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे डिसाइड करना है कि यहां पे रिटर्न ट्रू करूं कि फॉल्स करूं। मतलब फॉर्म में डेटा अगर प्रॉपरली फिल्ड है तो मैं ट्रू कर दूं रिटर्न, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दूं। तो मैं एक काम करता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं रिजल्ट नाम का, ठीक है, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहे, ट्रू। और
यहां पर मैं रिटर्न कराता हूं रिजल्ट। ठीक है, अब ये रिजल्ट की वैल्यू ट्रू रहेगी तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पर रिजल्ट की वैल्यू अगर फॉल्स कर दूं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स क्यों कर दूं, फॉर्म सबमिट क्यों नहीं होने देना है, क्योंकि डेटा प्रॉपरली फिल्ड नहीं है। तो जैसे मैं चाहता हूं कि जो इनपुट बॉक्स हमने बनाया है इसमें अगर कोई डेटा एंटर यूजर ने नहीं करा है तो फॉर्म सबमिट ना हो, तो मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले इस इनपुट एलिमेंट को मुझे एक्वायर करना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सपोज करिए इस एलिमेंट को मुझे एक्वायर करना है, तो मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग नेम क्या कर दिया, इनपुट। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, सारे इनपुट एलिमेंट्स के लिए एक एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न हो गया तो उसको मैंने आई नाम से बना लिया। तो आई क्या है, आई एक ऑब्जेक्ट है जो इस इनपुट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नहीं, आई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई ऑब्जेक्ट्स का एरे है, क्योंकि जब भी गेट एलिमेंट्स, ये देखिए एलिमेंट्स लिखा है, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट्स, तो ये आपने टैग का नाम लिखा है। इनपुट टैग एक से ज़्यादा एलिमेंट का हो सकता है, तो जितने भी इनपुट एलिमेंट्स HTML में होंगे उन सब का एरे बन जाएगा। ठीक है, हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट, तो अगर 10 इनपुट एलिमेंट हैं तो 10 ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट्स का एरे रिटर्न हुआ और वो आई में चला गया। तो आई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई 0 ऑब्जेक्ट है, आई 1 ऑब्जेक्ट है, यानी एक एरे है। तो यदि मैं लिखता हूं आई 0, तो मैं पहले वाले इनपुट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहला वाला इनपुट एलिमेंट कौन सा है, पहला वाला इनपुट एलिमेंट यही है। पूरे पेज में जो सबसे पहले इनपुट एलिमेंट यूज हुआ है वो ये है, 2 तो इनपुट एलिमेंट यूज ही हुए हैं यहां पर। ओके, तो I0 डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि I0 यानी वो पहला वाला इनपुट एलिमेंट, उसकी वैल्यू यानी जो यूजर ने उसमें इनपुट किया होगा वो की लेंथ, क्योंकि जो इनपुट किया होगा वो एक स्ट्रिंग होगी, उसकी जो लेंथ है वो अगर 0 है, इसका मतलब कुछ एंट्री नहीं किया, तो हम रिजल्ट क्या कर दें, फॉल्स। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मतलब हमने कुछ वैल्यू एंटर करी है, कोई नाम एंटर किया है, तो फिर ये लेंथ 0 नहीं होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो रिजल्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रिजल्ट ट्रू ही रहेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने फॉर्म फिल करा, ठीक है, फॉर्म फिल करा और उसमें डेटा है, यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जैसे अभी खाली है और सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इफ़ कंडीशन ट्रू हो रही है और इफ़ कंडीशन में लिखा है कि अगर लेंथ 0 है, यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो लेंथ 0 है, तो रिजल्ट की वैल्यू फॉल्स हो जाए। पर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे नाम लिख दिया और अब सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो रहा है। तो इस तरीके से मैं फॉर्म वैलिडेशन लगा सकता हूँ। अभी मैंने फॉर्म में सिर्फ एक एलिमेंट बनाया है, पर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बना सकते हैं। एक प्रॉपरली पूरा एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें कि हम एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो हमने एक सिंपल एग्जाम्पल देखा जिससे हमें पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से फॉर्म को वैलिडेट करती है। फॉर्म के अलग अलग एलिमेंट्स को वैलिडेट करने के तरीके कैसे होंगे, तो कुछ अलग नहीं है। आपको हर बार इस तरीके से उस एलिमेंट को एक्वायर करना है, उस एलिमेंट की वैल्यू पर जो भी आपको बिजनेस लॉजिक के तहत, पॉलिसी के तहत अप्लाई करना है, चेकिंग करनी है, आप करिए, और वो कंडीशन आपके मुताबिक या तो ट्रू रहती या फॉल्स रहती है, उसके हिसाब से रिजल्ट की वैल्यू को चेंज कर दीजिए। लास्ट में रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करा दीजिए। अभी मैंने एक ही इनपुट एलिमेंट लिया है, आप ढेर सारे इनपुट एलिमेंट्स ले सकते हैं और सबको इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। अगर एक भी इनपुट एलिमेंट आपके तयशुदा पॉलिसीज के हिसाब से डेटा कंटेन नहीं करता है तो आप रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू कर दीजिएगा फॉल्स, जिससे कि फॉर्म सबमिट ना हो पाए। तो आप एक एग्जाम्पल खुद करके देखिए। हाँ, अब अलग अलग प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह का डेटा इनपुट लेते हैं।
तो हो सकता है कि हम एक डेटा इनपुट ले रहे हैं ईमेल आईडी, तो हम ये चाहेंगे कि हम इफ़ कंडीशन इतनी सिंपल नहीं बनेगी ना। इफ़ कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट है वो सही है कि नहीं, यानी बीच में @ साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि परमिटेड नहीं होते ईमेल आईडी में वो तो नहीं आ रहे हैं, या .com दो बार तो नहीं लिख दिया, या .com लिखा ही नहीं है, इस तरह का कुछ हो सकता है। तो हमें ईमेल आईडी को प्रॉपरली चेक करना है, तो उसकी जो कोडिंग होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, इतनी सिंपल नहीं होगी। तो जो भी है, आप पासवर्ड को अगर चेक करना चाहते हैं तो पासवर्ड, मान लीजिए आपने पॉलिसी बनाई हुई है कि अल्फ़ा न्यूमरिक होना चाहिए, यानी उसके अंदर कम से कम एक अल्फ़ाबेट हो, एक डिजिट हो। आपने ये भी पॉलिसी बनाई हुई है कि उसकी लेंथ जो है वो कम से कम 5 कैरेक्टर्स की तो हो, ज़्यादा से ज़्यादा 12 कैरेक्टर्स की हो। इस तरह से आपने कुछ बनाई है पॉलिसी। तो जो भी आपने हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए पॉलिसी बनाई है, आपको उसकी चेकिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद ही तय करना होगा कि रिजल्ट की वैल्यू ट्रू रखें कि फॉल्स रखें। तो इस तरीके से आप जब कोडिंग करेंगे तो एक भरा पूरा कोड हो जाएगा और इस तरीके से हम फॉर्म को वैलिडेट कर लेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप चाहेंगे कि फॉर्म को वैलिडेट कैसे करना है ये तो समझ में आ रहा है, पर पर्टिकुलरली ईमेल आईडी को कैसे वैलिडेट करते हैं इसके लिए कोडिंग हमें करके बता दीजिए। आप अगर ऐसा भी चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली ऐसी भी कोडिंग करके आपको बता दूंगा और पूरा एक फॉर्म का एग्जाम्पल लेके बता दूंगा। अभी ये लेक्चर सिर्फ इस बात पे बेस्ड था कि आपको पता चले कि फॉर्म वैलिडेशन क्या है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से किया जाता है, वो बताना था। तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो, तो आप इसे लाइक करेंगे। और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, नीचे इसका URL लिखा हुआ है, आप इस वेबसाइट को भी विजिट करिए। यहाँ पर C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब की वीडियो सीरीज़ रखी हुई है। पूरे लेक्चर्स हैं, आप शुरू से आखिरी तक पूरा कोर्स कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी रखी हुई है और उसमें यह भी सिखाया गया है कि किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। नॉर्मली जो बिगनर्स को प्रॉब्लम जाती है कि प्रोग्राम बनाते वक्त हमें क्लिक नहीं करता है कि क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी टिप्स दी गई हैं कि किस तरीके से हम वो काम कर सकते हैं और हमें क्लिक करने लगेगा। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस रखे हुए हैं। मैं डेली इस साइट पे 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, तो जब भी आप इस साइट को ओपन करेंगे आपको डेफिनेटली कुछ नए वीडियोस हमेशा दिखाई देंगे, तो आप इसको रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। तो आप इस साइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं और भविष्य में हो सकता है कुछ नए कोर्सेज भी इसमें मैं ऐड करूं। तो आप इस साइट को एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको पसंद आएगी तो आप इस बात को भी समझिएगा कि इसमें सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और हिंदी में हैं। तो मैं अगर चाहूँ कि इसकी मार्केटिंग करूँ, काफ़ी लोगों तक इसको मैं पहुँचाना चाहता हूँ तो मैं पहुँचा सकूँ, तो मैं इसलिए इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता क्योंकि इसको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए कि आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, यानी आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए, वेबसाइट को या इस वीडियो को। तो ये चीज़ अब ऑटोमेटिकली फैलती जाएगी और काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगी, खासतौर पे उन लोगों तक जिनको इसकी काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू।